दोस्तों नमस्कार। दुनिया भर में सीज फायर का पुरोधा बनने वाला अमेरिका आखिर क्यों दुनिया भर में विश्व युद्ध भड़काकर शांति और स्थिरता और विश्व युद्ध जैसी स्थितियां पैदा करना चाहता है, या दुनिया को ही विश्व युद्ध की भट्टी में झोंकना चाहता है, जलती आग में झोंकना चाहता है। जी, एक तरफ अमेरिका दावा करता है कि वो तमाम देशों के बीच शांति, स्थिरता, संप्रभुता, एकता, अखंडता कायम करना चाहता है। कई देशों में वो सीज फायर करवाने का दावा करवाता है, चाहे वो भारत पाकिस्तान के बीच चला युद्ध हो जो महज 4-5 दिन 5-6 दिन में ही सीज फायर हो गया था, या फिर ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर वाली स्थिति हो, और उससे भी 2 कदम आगे बढ़ के रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर करवाने की जो स्थितियां बनी, उसमें भी अमेरिका यही दावा करता आया कि सीज फायर हम करवाएंगे, हम मनाएंगे। लेकिन आखिर एक झटके में, अभी ये कहे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था कि दूसरी तरफ अमेरिका ने घोषणा कर दी कि वो नाटो कंट्रीज के थ्रू रूस को और हथियार देगा, और वो भी कम नहीं, अरबों के हथियार देगा। जबकि अब रूस और यूक्रेन समझौता के टेबल पे आने के लिए लगभग तैयारियां चल रही थी। लेकिन होता क्या है, अचानक से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने पलटवार और अपने अप्रत्याशित और बेढंगे बयानों के लिए और फैसलों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अचानक से कह दिया अब नाटो कंट्रीज के या नाटो देशों के थ्रू, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, बेल्जियम हो, ब्रिटेन हो, उनके जरिए यूक्रेन को और ज़्यादा होवित्जर तोपें दी जाएंगी, F-15 और अब 35 फाइटर प्लेन दिए जाएंगे, और स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दी जाएंगी, एयर डिफेंस सिस्टम दिया जाएगा, और 80 से ज़्यादा मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी उनको दिया जाएगा, और 500 से ज़्यादा फील्ड गन उनको दिए जाएंगे, और ATA CMS मिसाइलें भी जो लॉन्ग रेंज की हैं वो भी दी जाएंगी। ये अमेरिका ने कह दिया है, और F-16 विमान भी उसमें शामिल हैं। और जर्मनी ने भी कह दिया है कि वो लियोपार्ड टैंक सहित बहुत सारी साजो सामान देंगे, जिसमें चैलेंजर 2S टैंक भी उनको दिए जाएंगे यूक्रेन को। तो जर्मनी, नाटो कंट्रीज और अमेरिका यानी यूक्रेन को सहायता देकर युद्ध और भड़काने की स्थिति में पहुंच रहा है। तो इस युद्ध से अब जाहिर सी बात है कि अब युद्ध और बढ़ेगा, और फायदा नफ़े नुकसान जितने होंगे उससे कहीं अधिक जो स्थितियां हैं वो और विकट हो। और थोड़ा आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि अब तक सबसे ज़्यादा जो हथियार दिए गए हैं वो अमेरिका ने ही यूक्रेन को दिए हैं 2022 से और अब तक। बात करें जो एक जर्मनी की एक इंस्टीट्यूट है, सामरिक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एंड डिफेंस स्ट्रेटेजिक से जुड़ा हुआ, उसने बताया कि 2022 से 2024 तक अमेरिका ने लगभग 69 अरब डॉलर की सैन्य मदद यूक्रेन को दी है। जी, 69 यानी 69 अरब डॉलर। भारत के रुपये में आप लगा सकते हैं, उसको 80 से गुणा कर दीजिए, यानी लगभग 720 अरब डॉलर कह सकते हैं, भारत की करेंसी की बात करें। जर्मनी ने 13.6 अरब डॉलर की आर्थिक सामरिक मदद दी है। ब्रिटेन ने 10.8 अरब डॉलर की मदद दी है। डेनमार्क ने 8.1 बिलियन डॉलर की। नीदरलैंड ने 6.3 बिलियन डॉलर की। स्वीडन ने यूक्रेन को 5 बिलियन डॉलर की। पोलैंड ने 3.9 बिलियन डॉलर की। फ्रांस ने 3.8 बिलियन अरब डॉलर की। कनाडा ने 2.8 अरब डॉलर की, और फिनलैंड ने 2.5 अरब डॉलर की मदद दी है।
अब तक यूक्रेन को। जी, और अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका ने यूक्रेन पर अब तक लगभग, चाहे वो मिलिट्री डिफेंस से जुड़े हुए मामले हों या आर्थिक रूप से हो, लगभग 120 अरब डॉलर से ज़्यादा, ये 2024 तक का है, अभी तो और बढ़ गया होगा। अगर कुल सहायता की बात करें तो यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से जितनी सहायता कुल नाटो कंट्रीज से मिली है, उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी 42% अमेरिका की है। यूरोपीय यूनियन की लगभग 20% है, जर्मनी की 7% है, ब्रिटेन की 6% है, जापान की 4% है, और अन्य जो नाटो कंट्रीज हैं उनकी लगभग 24% हिस्सेदारी है। तो अब फिर से अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध को और ज़्यादा आग में घी का काम डालेगा, और ज़्यादा भयानक युद्ध होगा, और दुनिया में ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदीपूर्ण स्थिति है। आपको पता है गाजा, दुनिया भर में तमाम युद्धों में कितनी मौतें होती हैं, और अमेरिका जो शांति और संप्रभुता और सीज फायर का अग्रदूत बनता है, वही युद्ध अपने मौके के, अपने तत्कालिक और दूरगामी फायदों के लिए और अपने संकीर्ण, क्षुद्र, कुत्सित और निकृष्ट स्वार्थों के लिए, चाहे वो राजनीतिक स्वार्थ हों, कूटनीतिक हों, सामरिक, आर्थिक, जो जिस प्रकार से हों, उसके लिए न सिर्फ वो युद्ध भड़काता है पर्दे के आगे से भी और पर्दे के पीछे से, यानी कभी सामने आके तो कभी पीछे से, सारे खेल रचता है, सारे स्वांग रचता है। फिर युद्ध विराम जैसे उसके स्वार्थ पूरे हो जाते हैं वैसे युद्ध विराम भी करवाता है। लेकिन इन युद्धों से कितनी विभीषिका वहाँ के देश के नागरिकों को झेलनी पड़ती होगी। लाखों लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ती है। अकेले द्वितीय विश्व युद्ध में 5 करोड़ से अधिक लोगों ने जानें गंवाई थी। आप कल्पना कर सकते हैं। अमेरिका ने जो एटॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब डाला था हिरोशिमा और नागासाकी में, एक झटके में तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा मौतें हो गई थी और लाखों लोग हमेशा के लिए अपंग हो गए थे। ऐसी स्थितियां आई थी। तो युद्ध, उसके बाद वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम युद्ध में भी लाखों सैनिकों और लाखों नागरिकों, आम नागरिकों की मौत हुई। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के युद्ध में लाखों मौतें हुई। उसके पीछे भी अमेरिका ही मुख्य। दुनिया में जिन देशों में गृह युद्ध भी होता है, और खासकर पश्चिमी देशों में नहीं ऐसी स्थितियां आती हैं। ये स्थितियां आती हैं हमेशा विकासशील देशों में और अल्प विकसित देशों में, जिनकी संख्या लगभग 140-50 है। उन देशों में ही ये चीज़ें करवाई जाती हैं, और उनके पीछे असली पश्चिमी ताकतें और उनका लीडर जो अमेरिका है, उनका पुरोधा कहें या उनका जो भी कहें सरदार कहें, अमेरिका ही ये काम करवाता है। चाहे अफ्रीकी देशों में तमाम प्रकार के गिरोह युद्ध करवाने हैं, सूडान से लेकर अल्जीरिया से लेकर युगांडा, रवांडा से लेकर, या खाड़ी देशों और अरब देशों में युद्ध करवाने हों, गृह युद्ध करवाने हों, अफगानिस्तान को बारूद के ढेर पे खड़ा करना हो, या युद्ध की कब्रगाह बनाना हो, भारत पाकिस्तान युद्ध हो, रूस यूक्रेन युद्ध हो, चाहे वो क्यूबा का युद्ध हो, चाहे वो बोस्निया हर्जगोविना, यूगोस्लाविया का युद्ध हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका की ही भूमिका रही है। अब इससे अमेरिका के स्वार्थ तात्कालिक और दूरगामी रूप से जो भी उसके राजनीतिक, सामरिक, कूटनीतिक, आर्थिक स्वार्थ रहे हैं वो जरूर पूरे हुए हैं, लेकिन मानवता की हत्या हुई है। क्योंकि इन युद्धों में सैनिकों से 10 गुना 20 गुना ज़्यादा आम आदमी, आम नागरिकों की मौतें हुई हैं। चाहे वो हालिया युद्ध में गाजा पट्टी में आप स्थितियाँ देख रहे हों, कितने महिलाओं और बच्चों तक को, बूढ़े बुजुर्गों तक को अपनी जानें गंवानी पड़ी। और न सिर्फ जानें गंवानी पड़ी, आज उनके ऊपर रोजी रोटी का संकट भी खड़ा है। कई लोग तो भूखमरी से ही मर रहे हैं। वहाँ पे स्थितियाँ, उनको अपने घर परिवार, अपने मकान को नष्ट नाबूद होते हुए, और आज वो शरणार्थी शिविरों में जीवन यापन करने के लिए, खुले आसमानों तले जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। बीमारियां फैल रही हैं, भुखमरी फैल रही है, क्योंकि अरब जो देश हैं या खाड़ी देश जो हैं, वहाँ पे अनाज अन्य देशों से ही मिल आता है। वहाँ पे पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इसका भंडार जरूर है, लेकिन वहाँ पे खेती बाड़ी बहुत कम होती है, क्योंकि वहाँ पे रेगिस्तानी इलाका है।
और युद्ध की स्थिति में जब वहां रसद सामग्री नहीं पहुंच पाती है तो क्या हालात होते होंगे, कितने नागरिक मारे जाते हैं। हॉस्पिटल, पहले युद्धों में हॉस्पिटल और जो रियासी क्षेत्र है, रियासी इमारतें हैं यानी आबादी वाले क्षेत्र, उनको निशाना नहीं बनाया जाता था, लेकिन अब उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। आम आदमी बड़ी संख्या में हताहत हो रहे हैं और उनकी संख्या हजारों में नहीं लाखों में है। चाहे वो गाजा पट्टी में हो, चाहे वो लेबनान में हो, चाहे वो यमन में हो, और युद्ध तो वो होती हिजबुल्लाह और इजराइल के, लेकिन उससे मानवता की बड़ी हत्या हुई। गाजा पट्टी में जिस प्रकार से वहाँ पे जो कहा गया कि वहाँ पे आतंकी संगठन है, पहले PLO वहाँ हुआ करता था, फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन, अब वो होती है हिजबुल्लाह है, हमास है। तो उन पर हमले जो हुए वो हुए, लेकिन आम नागरिकों, हॉस्पिटल, रियासी क्षेत्रों में जो हमले हुए उनमें कहा गया कि अभी 54,000 तो वहाँ खाली बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग ही मारे गए। अब आप लगा लो आम आदमी कितने। अभी जो पिछले साल हुआ था गाजा पट्टी में, जो फिलिस्तीन पे हमला हुआ था, उसके बाद यमन में, लेबनान में भी इजराइल ने लगातार हमले किए और उसमें भी हजारों लोगों ने जान गंवाई। और सीरिया की स्थिति आप लगा सकते, 2014 से लेकर अब तक सीरिया में तकरीबन आम नागरिकों की बात करें तो 4 लाख से ऊपर आम नागरिकों की जानें जा चुकी हैं उस गृह युद्ध के कारण। ये एक जो हमारे पास डॉक्यूमेंटल वो है, रिकॉर्ड है, यानी ऑफिशियल रिकॉर्ड है। जो अनऑफिशियल है, अनौपचारिक है, उसके अनुसार तकरीबन 10 लाख की संख्या बताई जा रही है सिर्फ सीरिया गृह युद्ध। और ईरान इजराइल युद्ध में ही जो महज 12-14 दिन ही चला, उसमें सिर्फ ईरान में ही 5,000 से ज़्यादा मौतें हुई और लगभग 2,000 से ज़्यादा मौतें इजराइल में हो गई। तो आप कल्पना कर सकते हैं अफगानिस्तान की क्या स्थिति रही। अफगानिस्तान में 1990 के दशक से अब तक जो हुआ, उसमें 7 लाख से अधिक आम नागरिकों ने अपनी जान गंवाई। वियतनाम युद्ध उसका उदाहरण है, जहां 2 लाख आर्मी के जवानों ने जानें गंवाई, तो तकरीबन 6 लाख लोगों ने, आम नागरिकों ने अपनी जान गंवाई। विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में 5 करोड़ से अधिक लोगों ने जान गंवाई। उनमें 3 से 3.5 करोड़ से ज़्यादा जो थे, यानी 4 करोड़ के आसपास जो आम लोग थे, वो आम नागरिक ही शामिल थे। अब आप कल्पना करें, आम नागरिक को चौतरफा मार पड़ती है, चौतरफा। सरकार भी उन्हीं को दबाती है, तानाशाही भी उन्हीं पे चलती है, उन अधिकारों का भी शोषण भी उन्हीं के अधिकारों का होता है, उन्हीं के हितों का होता है। कुठाराघात भी उन्हीं की ज़रूरतों पे किया जाता है। बुनियादी सेवाओं सुविधाओं के नाम पे जो लीपापोती और खाना पूर्ति किया जाती है, वो भी उन्हीं पे अनाप शनाप टैक्स लगा के पूरी की जाती है। और लास्ट में युद्ध जैसी स्थितियां में उनके लिए मरने के लिए भी खुले आसमान के तले वही खड़े रहते हैं। यानी घुन की तरफ चौतरफा पिसना आम आदमी की फितरत बन चुकी है, आम आदमी का भाग्य बन चुका है। यानी या फिर सरकारों ने, ये दुनिया की महाशक्तियों या शक्तिशाली जो भी होता है, उसने ही ये आम आदमी की नियति या नीति बना दी है, या उसको मजबूर कर दिया गया है कि उसे मरना तो चौतरफा उसी को मरना है, शोषण होना है तो उसी का चौतरफा शोषण होना है। ये युद्धों की विभीषिका है। और अभी अमेरिका इस चीज अभियान को लगातार आगे बढ़ा रहा है। जो बाइडेन ने तो इस अभियान को बढ़ाया ही था, डोनाल्ड ट्रंप लगातार उसी तर्ज पे आगे बढ़ रहे हैं। जो बाइडेन ने जिस अभियान को रूस यूक्रेन युद्ध में आग में घी डाल के ही नहीं, बल्कि आग में बारूद डालने का काम किया था, वो अब डोनाल्ड ट्रंप साहब और बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अब उनको लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें भी दी जाएंगी यूक्रेन को, उनको इंजीनियर और पायलट्स भी दिए जाएंगे, जो जेट फाइटर, एयर फाइटर, F-15, F-16, F-35 अत्याधुनिक जेट फाइटर प्लेन्स को चलाएंगे और रूस पे बम बरसाएंगे। वो एक सम्मिलित मिलिट्री, कॉमन मिलिट्री अभियान होगा एयरफोर्स का। होवित्जर अत्याधुनिक तोपें 40 M777 वो भी दी जाएंगी। यूक्रेन को मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी दिया जाएगा।
उनको फील्ड गन भी दिए जाएंगे, उनको रोबोट्स दिए जाएंगे युद्ध अभियानों में, एआई से उनकी मदद की जाएगी और ड्रोन से उनकी मदद की जाएगी। अब लगा लो आप, तो ये कौन सी सीज फायर की स्थिति है, ये कौन सी युद्ध रोकने की स्थिति है, और कैसा विश्वास चाहता है अमेरिका कि उसके देश में तो 7 समुद्र पार शांति बने रहे, अमन चैन बना रहे, लेकिन वो अन्य देश, तीसरी दुनिया और दूसरी दुनिया के देशों के आम नागरिकों और सैनिकों की लाशों के ढेर पर खड़े होकर उनके यहाँ समृद्धि हो, उनके यहाँ तरक्की हो। और आज तक अमेरिका ने किया ही वही। अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरक्की में उसके हथियारों की बिक्री भी तभी होती है जब वो अन्य देशों में युद्ध करवाता है। उसके लॉबी के जो देश हैं उनमें युद्ध कभी नहीं होता है, न गृह युद्ध होता है। हालांकि पहले क्रांतियां हुई पुनर्जागरण के दौर में 17वीं 18वीं शताब्दी में जरूर क्रांतियां, और क्रांतियों के बाद वहां तरक्की भी हुई। उसके बाद पुनर्जागरण आप पढ़ते होंगे, यूरोप में पुनर्जागरण, अमेरिका की क्रांति 1789, फ्रांस की क्रांति, सोवियत संघ की क्रांति। हालांकि भारत में ऐसी क्रांतियां नहीं हो पाई, इसलिए भारत शायद उस तेजी से आज भी आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि भारत के लोगों को कहते हैं कि वो क्रांति में शायद अगर होती भी हैं तो वो कहीं शामिल होते नहीं हैं, ये स्थितियां रहती। लेकिन जो फ्रांस, रूस और चीन की क्रांतियां हुई, इसमें आम आदमी की भागीदारी थी, उसके कारण उन देशों ने तरक्की भी की, क्योंकि उनका इतिहास की धारा ही बदल गई उन क्रांतियों के बाद। भारत में 1857 की जो क्रांति हुई वो भी सिर्फ जमींदारों और कुछ राजाओं द्वारा की गई, आम नागरिकों की कोई भूमिका उसमें थी ही नहीं। आम आदमी हमेशा से भारत में, चाहे वो बड़े कैंपेन हो, क्रांतिकारी रचनात्मक बदलाव भारत में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि भारत का नागरिक, भारत का आम आदमी जो है वो कभी भी एकजुट एक मत हो के एक मंच पर खड़ा होता ही नहीं है, चाहे वो सरकार की नीतियां हो, विदेश नीतियां हो, चाहे अपने हित और जरूरत हो। ये बाबर ने भी भारत के बारे में कहा है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब शुरुआती दौर में कोलकाता और पश्चिमी बंगाल और बिहार पे कब्जा किया था और उड़ीसा पे कब्जा किया था, या पुर्तगाली और डच लोगों ने किया था, तो उनकी किताबें हैं। उन्होंने कहा है कि हमें जब यहाँ की अंदरूनी हालत पता चले तो हमें लगा कि यहाँ पे तो आसानी से राज किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ की जनता को पहले मुद्दों का ही पता नहीं रहता है। दूसरा, अगर मुद्दे पता भी हों तो यहाँ की जनता धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से इतनी विभाजित है कि वो कभी एकजुट एक मत हो के किसी एक बड़े अभियान के लिए लड़ भी नहीं सकते। बाबर ने खुद कहा है कि भारत के लोग मरना पसंद करते हैं लेकिन लड़ना पसंद नहीं करते। इसमें हालांकि 100% सच्चाई नहीं हो, लेकिन 80%, 70% सच्चाई तो आज भी है, क्योंकि जिन देशों में क्रांतियां हुई, बड़ी क्रांतियां हुई, उन देशों ने बहुत तेजी से तरक्की की। चाहे सोवियत संघ हो, सोवियत संघ में भी 1917 के आसपास, 18 के आसपास क्रांति हुई, सोवियत संघ ने तेजी से तरक्की की। 1949 में चीन में क्रांति हुई, उसके बाद ही साम्यवादी चीन ने बहुत तेजी से तरक्की की। उससे पहले बहुत बदहाली की स्थिति थी चीन में। और भारत, जब दुनिया सो रही थी, जब दुनिया आदिवासी बन के, बनमानुस बन के पश्चिमी देश रह रहे थे, उस समय भारत में गुप्त काल था, सोने की चिड़िया थी भारत। दक्षिण में चोल राजा थे, चेर, पांड्या गुप्त राजा थे। मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल, कुषाण काल, भारत सोने की चिड़िया थी। जब सारी दुनिया, अन्य दुनिया में लोग वनों में रह रहे थे, तब भारत सभ्यता, संस्कृति, विज्ञान, अर्थव्यवस्था के टॉप पे था भारत। आज उस भारत की ऐसी स्थिति क्या हो गई कि उस भारत का नागरिक बस मौन और खामोशी की चादर ओढ़े हुए चुपचाप अपने सामने सब कुछ, उसने देखा भी, 1000 सालों तक गुलामी की जंजीरों में भी रहा, लेकिन उसको ज्यादा प्रभाव होती नहीं है। आखिर ऐसा क्यों, सवाल उठता है। क्योंकि भारत में, अन्य देशों में तो ब्रिटेन के उपनिवेश ही रहे, लेकिन भारत में स्थितियां एक हैं। भारत में मुगल, मंगोल, अफगान, तुर्क, सब ने भारत को गुलाम बनाया, लूटा, एक बार नहीं कई बार। डच, पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी, सभी लोगों ने जी भर के लूटा, लेकिन आम आदमी, आम जनमानस तब भी खामोश था और आज भी खामोश है। इसलिए शायद आज भारत आजादी के इतने
बरस दर बरस बीतने के बाद, दशक दर दशक बीतने के बाद भी भारत आज भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे उस स्थिति में नहीं है जहां पे वो एक स्वाभिमान के साथ आत्मनिर्भर और स्वावलंबी होकर खड़ा हो और डंके की चोट पे कह सके कि हाँ, हम दुनिया की नीतियां बदल सकते हैं, हम दुनिया की नीतियां पलट सकते हैं, हम दुनिया की नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं, हम अमेरिका और महाशक्तियों की नीतियों से इत्तेफाक रखते भी हैं और उनसे इनकार भी कर सकते हैं। आखिर क्यों ऐसा नहीं कर पाया भारत आज? सवाल है, बड़ा सवाल है। और इससे भी फिर हम ये सवाल तो रहेगा, चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी जुड़ा हुआ है क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका चालन चल रहा है, सीज फायर भारत पाकिस्तान के बीच, डोनाल्ड ट्रंप साहब 2 दर्जन बार विभिन्न मंचों पे, विभिन्न माध्यमों के द्वारा ये सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि हाँ, हमने सीज फायर करवाई, नहीं तो पाकिस्तान भारत पे न्यूक्लियर अटैक कर लेता, न्यूक्लियर बम फोड़ देता, ये कहा गया। अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है, क्योंकि भारत की तरफ से भी बहुत इसमें सफाई नहीं आई। सफाई आई भी तो बहुत देर से आई, वो भी तब आई जब G7 बैठक में डोनाल्ड ट्रंप साहब मोदी साहब से बिना मिले ही कन्नी काट गए और चुपचाप व्हाइट हाउस लौटकर पाकिस्तान के आर्मी जनरल असीम मुनीर से गलबाइयाँ डाल के डिनर करने लगे। उसके बाद वहाँ के एयर चीफ मार्शल से और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी। उसके बाद मोदी साहब पहली बार ये कहते हुए पाए गए कि हाँ, सीज फायर जरूर हुआ लेकिन अमेरिका ने नहीं करवाया। तो ये बयान शुरू में ही आ जाना चाहिए था। तो खैर, ये बातें कभी फिर होंगी, लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका जिस प्रकार से शांति और उसकी वो करवाता है, लेकिन अमेरिका के अगर खासकर सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 के बाद अब सोवियत संघ विघटन हो गया, उस समय वहाँ के मिखाइल गोर्बाचोव वहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे और विदेश मंत्री मेरे ख्याल से वहाँ पे उस समय शेवरदनाज़े थे। उसके बाद रूस में फिर गृह युद्ध हुआ, चेचन्या का युद्ध हुआ, क्रीमिया का युद्ध हुआ। रूस के ऐसे हालात हो गए थे कि सौभाग्य से अगर व्लादिमीर पुतिन वहाँ नहीं होते तो आज रूस मेरे ख्याल से जैसे खाड़ी देशों की स्थिति है ना, अरब देशों की, वही स्थिति आज रूस की होती कि वहाँ सारे जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं रूस में, उन पे और रूस के जो मिलिट्री और डिफेंस स्ट्रेटेजिक जो वेपन्स वहाँ पे बनाए जाते हैं, उस इंडस्ट्री पर भी अमेरिकी और पश्चिमी देशों की कंपनियों का राज होता। क्योंकि अमेरिका युद्ध इसीलिए लड़ता है, या तो उसके हथियार बिकें, या फिर जिस देश में प्राकृतिक संसाधन, खनिज संसाधन और मानव संसाधन यानी सस्ता मानव मैन पावर है, वो उन देशों को टारगेट करता है ताकि वहाँ अपने पिछलों पिट्ठू सरकार बिठाई जाए और अपनी कंपनियों को वहाँ उतारा जाए। वहाँ के संसाधनों को निचोड़ने के लिए, उनका दोहन करने के लिए, वहाँ के मैन पावर यानी लो कॉस्ट लेबर और मैन पावर का शोषण करने के लिए, और वहाँ के आर्थिक जो भी संसाधन है, खनिज संसाधनों का शोषण करने के लिए। लेकिन रूस में व्लादिमीर पुतिन के आगमन के साथ ही वो स्थितियाँ रुक गई और व्लादिमीर पुतिन ने कहीं ना कहीं रूस को फिर से स्ट्रेटेजिक रूप से मिलिट्री और डिफेंस के रूप में ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप में भी आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें की। और उसी का प्रतिफल है कि जब 2000 में रूसी राष्ट्रपति के रूप में व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री के रूप में येवगेनी मेदवेदेव बिठाए गए वहाँ पे, तो दोनों की जुगलबंदी अच्छी रही। मेदवेदेव जो वहाँ के प्रधानमंत्री भी रहे, फिर बाद में राष्ट्रपति भी रहे, फिर नियम बदला गया। तो रूस को सौभाग्य से, काश भारत को भी ऐसे राजनेता मिल पाते तो भारत की ऐसी दुर्गति नहीं हो पाती। जो भारत की स्थिति आज है ना कि कभी अमेरिका का पिछलग्गू बनने पे मजबूर है, तो कभी चीन के साथ खड़े होने में मजबूर है, कभी वो पश्चिमी ताकतों के साथ खड़े होने के लिए मजबूर किया जाता है उसको, कभी उसको डराया धमकाया जाता है सीज फायर के लिए। ऐसी स्थिति शायद भारत की नहीं होती अगर भारत में भी स्टालिन और व्लादिमीर पुतिन और मेदवेदेव जैसे नेता होते तो भारत की स्थिति नहीं होती आज। लेकिन क्या करें उस भारत का जिसमें जिनको संविधान का औ पता नहीं,
जिनको लोकतंत्र का औबोसो पता नहीं, जिनको न्याय और कानून व्यवस्था का कोई अता पता नहीं, वो हमारे मंत्री बने हुए हैं, वो हमारे जनप्रतिनिधि बने हुए हैं, उस भारत का क्या हाल होगा। ये स्थितियां होती है। लेकिन रूस में बेशक अनुभवी थे वो, रूस के जो गुप्तचर एजेंसी है केजी में काम कर चुके थे व्लादिमीर पुतिन। ऐसे नहीं वो मंझे हुए थे पहले से, उन्होंने एक एजेंट के रूप में भी काम किया, उन्होंने एक अधिकारी के रूप में भी काम किया और विभिन्न पदों पर रहे। जाहिर सी बात है वो सारे अनुभवों के कारण उन्होंने रूस को फिर से न सिर्फ उभारने की कोशिश की, बल्कि अपने गौरवान्वित और अपने जो स्वर्णिम इतिहास रहा है उसको भी दोहराने की कवायद उन्होंने लगातार जारी रखी, जो कि अमेरिका को बिल्कुल नहीं भाई। इसलिए 2014 के बाद से यूक्रेन को मोहरा बनाना शुरू कर दिया था अमेरिका ने कि रूस के खिलाफ इसको बरगला कर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सारे गणराज्य पहले सोवियत संघ के ही थे 1991 से पहले, चाहे यूक्रेन हो, चाहे अजरबैजान हो, चाहे उज्बेकिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, ताजिकिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, चेचन्या हो, क्रिमिया हो, ये सब रूस के ही भाग हुआ करते थे। लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों ने उन्हीं को, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, घेरने की नीति, जैसे चीन को घेरने के लिए चीन के पड़ोस में उत्तर कोरिया, जापान को अपना हथियार बना रखा है, ताइवान को अपना हथियार बना रखा है, अमेरिका ने फिलीपींस को अपना हथियार बना रखा है। वैसे भारत को घेरने के लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनको अपना हथियार बना रखा है, अफगानिस्तान। वैसे रूस को घेरने के लिए चेचन्या, क्रिमिया, यूक्रेन, अजरबैजान, कई देशों को, अफगानिस्तान, कई देशों को हथियार बनाए अमेरिका ने। लेकिन रूस भारत की तरह नहीं है कि चुपचाप बैठा है, खामोशी से झेलेगा। भारत में आतंकी हमले हो ही रहे हैं, भारत में घुस के, कारगिल में भारत की जमीन पे घुस के आक्रमण किया गया, पीओके में भारत की जमीन को कब्जाया गया 1948 में, फिर भी भारत की सेना लाहौर तक पहुंचकर भी फिर वापस लौट गई। रूस ने ऐसा नहीं किया। रूस ने पश्चिमी चालों को समझा और एक कठोर कार्रवाई की। कभी कभी बोलते हैं ना कि जीवन में निर्णायक और कठोर निर्णय लेना ही पड़ता है, वो रूस ने लिया। और पहले 2010 से पहले क्रिमिया में, उसके बाद उससे पहले 1995 के 94-95 में चेचन्या में रूस ने कठोर कार्रवाई की। अमेरिका ने तो रूस में गृह युद्ध तक करवाया, जिसमें वहाँ के बोरिस येल्सिन राष्ट्रपति हुआ करते थे। लेकिन रूस ने वो युद्ध भी झेला, गृह युद्ध। उसके बाद रूस के खिलाफ अमेरिका ने चेचन्या को खड़ा किया, उसके पड़ोसी देश को। रूस ने चेचन्या को भी कब्जाया, वहाँ भी अमेरिका की चाल और पश्चिमी देशों की चाल कामयाब होने नहीं दी। उसके बाद क्रिमिया में वो हालात पैदा किए गए, लेकिन रूस ने क्रिमिया को भी कब्जा दिया 2014 में। और उसके बाद यूक्रेन को बरगलाना फुसलाना कर दिया। और मालडोवा भी रूस का एक गणराज्य हुआ करता था। अब मालडोवा को बहलाने फुसलाने की रणनीति पे पश्चिमी देश काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मालडोवा भी उसके साथ नाटो में और यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाए, लेकिन रूस ने ये होने नहीं दिया। तो यही अंतर है भारत और रूस में, भारत और चीन में। वो महाशक्तियां इसीलिए हैं कि वो अमेरिका के अपने पड़ोसी देशों में तक घुसने नहीं देते हैं। लेकिन भारत में सीज फायर भी अमेरिका करवाता है। भारत में जब चाहे तब आतंकी घुसते हैं। भारत में जो भारत के मूल हिंदू हैं उन्हीं के राज्यों से निकाला जाता है, चाहे वो पश्चिमी बंगाल है। बांग्लादेश में हिंदुओं को जलाया जाता है, बलात्कार किए जाते हैं, उन लाखों की संख्या में उनको पलायन पे मजबूर कर दिया जाता है और हजारों की संख्या में उनको मार दिया जाता है। असम में, नागालैंड में से लेकर, मिजोरम से लेकर, केरल से लेकर, पश्चिमी बंगाल से लेकर और कश्मीर घाटी से लेकर हिंदुओं को मार मार के उन्हीं की जमीनों से दरबदर और बेदखल करके भगाया जाता है। भारत के राजनेता तब भी खामोश रहते हैं, लेकिन रूस खामोश नहीं रहा। अब जबकि रूस, अमेरिका फिर से यूक्रेन को हथियार देने जा रहा है, जर्मनी हथियार देने जा रहा है, नाटो कंट्रीज हथियार देने जा रहे हैं, उसमें F-16 भी है, फाइटर प्लेन भी है, F-15 भी है, F-35 भी है, होवित्जर जो M777 होवित्जर जो तोपें हैं दुनिया की अत्याधुनिक, वो भी दी जा रही हैं। शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक अत्याधुनिक मिसाइलें भी दी जा रही हैं।
उसमें ATACMS मिसाइलें भी शामिल हैं, जो हवा और हवा से ज़मीन पे भी मार कर सकती हैं। 80 से ज़्यादा मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी यूक्रेन को दिया जा रहा है और 500 से ज़्यादा गन फील्ड भी दिए जा रहे हैं। उसके अलावा बड़े पैमाने पे उनको ड्रोन, छोटे बड़े ड्रोन भी दिए जा रहे हैं। तो क्या इससे युद्ध भड़केगा? लेकिन क्या रूस इससे चुप बैठेगा? सवाल तो ये भी है ना, क्योंकि निश्चित रूप से एयरफोर्स अमेरिका की तगड़ी है, लेकिन रूस के पास एक प्लस पॉइंट है। रूस के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। वो 1-2 नहीं है, 100-200 नहीं है, तकरीबन 10,000 से ऊपर है। आप कल्पना कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव है, कूटनीतिक और सामरिक और राजनीतिक दबाव है दुनिया भर पर, कि रूस के पास इतने न्यूक्लियर मिसाइलें हैं, इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि वो कहते हैं कि पृथ्वी को लगभग 50 बार खत्म कर सकते हैं, पूरी मानव जाति को 50 बार। एक बार समाप्त करके फिर से पैदा भी हो जाए तो 50 बार खत्म कर सकते हैं पूरी तरह से। इसकी झलक हम हिरोशिमा नागासाकी में ही नहीं, बल्कि रूस में जो यूक्रेन में ही है, चेरनोबिल जो परमाणु दुर्घटना हुई थी 1988 में, उसका आलम हम देख चुके हैं। भोपाल में जो आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, उसका हम देख चुके हैं कि इनकी ताकत कितनी होती है। तो अमेरिका को इससे हासिल को, अब सवाल ये भी आता है कि अमेरिका ने वियतनाम में 60 के दशक में युद्ध करवाए, खाड़ी देशों में युद्ध करवाए, वो बांग्लादेश से लेकर तमाम उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया से लेकर और लीबिया से लेकर, और जो क्रांतियां भी करवाई, गृह युद्ध करवाए, 2 देशों को आपस में भिड़ाया, कुवैत का युद्ध करवाया, ईरान इराक का भी युद्ध हुआ, या वहाँ पे सत्ता परिवर्तन करवाया गया, सद्दाम हुसैन को हटाया गया। अफगानिस्तान में जो हालात पैदा किए गए, और लीबिया में कर्नल गद्दाफी से लेकर मिस्र में होस्नी मुबारक को हटाया गया या फांसी दी गई, सरेआम गृह युद्ध करवाए गए, उन सब से अमेरिका को मिला क्या? अमेरिका को मिला क्या? इसी बात पे हम शुरू में चर्चा कर चुके हैं। अमेरिका की दरअसल युद्ध अमेरिका इसलिए करवाता है, एक तो उसके पास हथियारों की, अमेरिका दुनिया में हथियारों का सबसे ज़्यादा बड़ा विक्रेता है। जब भी उसे लगता है कि मेरे हथियारों की बिक्री कम हो चुके हैं, दुनिया में शांति रहेगी, तो हथियारों की बिक्री होगी, पर होगी कैसे? इसलिए वो लड़ाता भिड़ाता है, खासकर दूसरी दुनिया मतलब विकासशील देश, तीसरी दुनिया मतलब गरीब देश, अल्प विकसित, जिनकी संख्या लगभग 140-50 है। उन देशों को आपस में लड़ाता भिड़ाता है वो, चाहे गृह युद्ध के शक्ल में हो, चाहे आपसी युद्ध हो, 2 देशों या 4 देशों के बीच। उससे उसके हथियारों की बिक्री बढ़ जाती है। उन्हीं देशों से फिर वो हथियार रखवाता है, और एक साथ उसके कई फायदे होते हैं, यानी एक तीर से कई निशाना साध। अब उसको पता है कि दूसरी और तीसरी दुनिया के देशों में प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा हैं, खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा हैं, मैन पावर वहाँ सस्ती, लो लेबर कॉस्ट है, मैन पावर सस्ता, मानव श्रम वहाँ पे मिल जाता है। पेट्रोलियम से लेकर, सोना से लेकर, हीरा से लेकर, रेयर अर्थ मैटर्स से लेकर, यूरेनियम से लेकर, तमाम जो धातुएं हैं, तमाम जो मेटल्स हैं, उनके खाने हैं इन देशों में। क्योंकि यूरोपियन देशों में और अमेरिकी देशों में अब खनिज संसाधन कम है, एक तो ठंडा ज़्यादा है वहाँ पे, दूसरा वहाँ उनको मैन पावर महंगा मिलता है। खनिज संसाधन इतने, जो आर्थिक जो पुनर्जागरण हुआ 17वीं और 18वीं शताब्दी में अमेरिका और पश्चिमी देशों में, उसके कारण वहाँ पे औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप वहाँ के जो संसाधन थे, वो खनिज संसाधन थे, वो प्राकृतिक संसाधन थे, वो पेट्रोलियम वगैरह थे, वो काफ़ी हद तक उनका दोहन कर चुके हैं, उनके पास बहुत कुछ नहीं बचा हुआ है। तो वो इन देशों के पास ज़्यादा बचा हुआ है, क्योंकि अल्प विकसित और जो विकासशील देश हैं उनमें प्राकृतिक संसाधन भी हैं, भौगोलिक संसाधन भी हैं, खनिज संसाधन भी हैं, पेट्रोलियम भी है। अब इन चीज़ों पे अमेरिका की नज़र है। अमेरिका क्या करता है, एक तो युद्ध और अस्थिरता बढ़ाकर अपने हथियारों की बिक्री बढ़ाता है, इन देशों को मजबूर करता है, या उनको मजबूरन उनसे लेने पड़ते हैं हथियार। दूसरी बात, उसको सस्ता मैन पावर मिल जाता है उन देशों में,
उन देशों में अपनी पिट्ठू सरकार बैठा के वो वहाँ अपनी कंपनियां उतारता है। वो कंपनियां उनके खनिज संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का, भौगोलिक संसाधनों का और मानव श्रम शक्ति संसाधनों का खूब दोहन करती है या शोषण करती है, जो आप जिस रूप में कहना चाहें। भारत में अमेरिका की हजारों कंपनियां हैं, हजारों कंपनी, कई कंपनियों के प्लांट भी यही हैं। आप पेप्सिको या जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो ज़्यादातर कंपनियां अमेरिका की हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर से लेकर तमाम पश्चिमी देशों की कंपनियां हैं यहाँ पे, लार्सन एंड एल&टी जिसको बोलते हैं, उससे लेकर। अब उनको यहाँ के उससे बहुत ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, उनको यहाँ से बस दोहन करना है। चाहे पेप्सिको कंपनी है, कोका कोला कंपनी है। अब आप जाइए, आप हरियाणा और उन जगहों पे देखिए, आप राजस्थान, जहाँ उनकी फैक्ट्रियाँ लगी हैं, उनके 3-4 किलोमीटर के एरिया में अब भूमिगत जल स्रोत सूख चुके हैं। अब आपको पता ही है उन क्षेत्रों में क्या होता है कि ज़मीन से पानी बोरिंग से निकाला जाता है, लेकिन अब वहाँ पानी ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों ने प्लांट लगाए और बोरिंग मशीनों से पानी सारा निकाला उन्होंने। जो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, पेप्सिको है चाहे वो कोका कोला, उस पानी में स्प्रे करते हैं। वो थोड़ा सा 2-4 चीज़ों का केमिकल्स का स्प्रे किया, उसको बोतल बंद किया। वो भारत के सेलिब्रिटी से ही प्रचार करवाए, सलमान खान, अक्षय कुमार से लेकर आमिर खान से, शाहरुख खान से, फिर भारतीय बाजारों में उसको उतार दिया। उनको पता है कि भारतीय उपभोक्ता होता है या तो वो अंधभक्त होता है या वो होता है पारंपरिक सोच वाला, उसको वो एक उसको बोलते हैं ना, एक कॉमन सोच वाला। उसकी अलग सोच होना भारत में शायद बहुत मुश्किल होती है। कोई अलग सोच है तो लोग उसको अलग थलग भी रख देते हैं, बोलते हैं कि समाज से कुछ अलग है ऐसा। यहाँ सब ट्रेडिशनल चलता है, भेड़ चाल और भेड़ चाल में ज़्यादा चलती है भारत में, चाहे वो राजनीति हो चाहे अन्य मामलों में हो। यानी उन्होंने सलमान खान और उनको देख दिया पेप्सिको और वो पीते हुए, विल्स पीते हुए या कोक पीते हुए, सचिन को देख लिया, अमिताभ बच्चन को देख लिया, बस नौजवान बस पी रहे हैं। जो नहीं पी रहा बोलते हैं अरे तू तो क्या बोलते हैं पिछड़ा है, या उसको बोलते हैं कि नहीं ये तो बिल्कुल अलग है। ये उसको सोशली ऐसे बोला जाता है कि शायद ये पिछड़ा और क्या बोलते हैं उसको कि जो भी कहें आप पिछड़ा कहें या एक शब्द आता है फट्टू है, फट्टू। तो ये स्थितियां आज भारत की बन चुकी हैं कि यहाँ भेड़ चाल है। अपने अनुसार यहाँ न तो कोई सिद्धांत गढ़े जाते हैं, न कोई आविष्कार होते हैं, न कोई रिनोवेशन होता, न इनोवेशन होता है, न रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कुछ भी नहीं होता। यहाँ चलती है भेड़ चाल और भेड़ चाल। बस जो सेलिब्रिटी करते हैं वही करो साहब। कोई अलग करता है तो समाज में उसको या तो पागल ही करार दिया जाएगा। भारत में ये स्थितियाँ हैं। भारत के बहुत बड़े एक साइंटिस्ट हुए थे, गणितज्ञ भीष्म नारायण सिंह, अमेरिका से नासा में काम करके आए। वो भारत में उनको पागल करार दिया गया और पागलपन की अवस्था में ही वो सड़कों पे मरे। अब आप इससे बड़ा दुखद स्थिति क्या हो सकती है भारत में। हरगोविंद खुराना आए कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से PhD करके, भारत में उनको काम ही नहीं मिला। अब आप लगा ले कैसा भारत है ये, आप कल्पना कर सकते हैं। तो यहाँ की जनता भी वैसे ही है, जनता भी भेड़ चाल और भेड़ चाल में ऐसे क्योंकि अलग होना या अलग तरह से कोई क्रिएटिव या कोई अलग रचनात्मक काम करना यहाँ की जनता को भी नहीं भाता है, उनको भी अखरता है। पता नहीं क्यों अखरता है, ये मैं भी नहीं जानता। मैंने देखा है भारत में, मैं अपनी कम्युनिटी में भी देखता हूँ, सामूहिक सोच ज़्यादा काम करती है, पारंपरिक और सामूहिक सोच। उसको संक्रमण कह सकते हैं, विचारों का, आदतों का संक्रमण कह सकते हैं ना। उसमें लॉजिकल कोई वो नहीं लगाया जाता है, लॉजिकल इश्यू नहीं होता, तर्क नहीं होते हैं उसमें कुछ, या वैज्ञानिक कुछ सोच विचार नहीं होता उसमें। होता है सिर्फ सभी कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए, सभी इस तरफ खड़े हैं तो मुझे भी खड़ा होना चाहिए। तो इस चीज का फायदा उठाते हैं पश्चिमी देश। अब उन भारत के आम आदमी को तो पता है नहीं ना कि कोका कोला है, चाहे वो पेप्सिको है, चाहे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है, वो अच्छा है या बुरा है, उसमें क्या है क्या नहीं है। बस वो सेलिब्रिटी ने उसका यूज कर दिया। अब आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूं मैं, सेलिब्रिटी वो चीज़ पीते ही नहीं है, वो सब नकली आपको दिली, सब इल्यूजन है। इल्यूजन मैं कहता हूँ, जो वो बोतलों में पीते हैं। अमिताभ बच्चन तो पेप्सिको और कोका कोला पीता ही नहीं है भाई, वो बोतलों में कोई और चीज़, चाय अधिकांश क्या होता है, जो वाइन का प्रचार किया जाता है या ठंडे जो कोल्ड ड्रिंक का प्रचार किया जाता है, तो सेलिब्रिटी को बोलते हैं कि वो चाय का पानी, उबला हुआ चाय का पानी पीते हैं।
वो उसी कलर का दिखाई देता है, या उस ऐसा पानी पीते हैं कि ऐसा लगे या तो शराब जैसा लगे हो या पेप्सी को कोका कोला जैसे लगे, वास्तव में वो पीते नहीं है। जो आपने देखा ना, वो आज तो सोशल मीडिया का दौर है, आप देखते हैं तमाम जो बड़े सेलिब्रिटी है उनको आप सिगार पीते हुए देखेंगे, वो सिर्फ वीडियो प्रमोशन के लिए आप उनको कोल्ड ड्रिंक पीते देखेंगे। वो आपने साहिल खान को देखा होगा अक्सर कि विदेशों में जाके वो महंगे महंगे ब्रांडेड वाइन पी रहा है, और अन्य भी आपने जो हॉलीवुड के सेलिब्रिटी हैं उनको भी देखा होगा। अब स्थिति ये है कि जबकि वो पीते ही नहीं है, वो कंपनी की सिर्फ बोतल होती है, बोतल के अंदर जो होता है वो पानी होता है या चाय का पानी होता है ज़्यादा से ज़्यादा, और उसको ये करके प्रमोट किया जाता है कि ये शराब हमारी वाइन पी रहे हैं। कई ऐसी सेलिब्रिटी हैं, अक्षय कुमार ने आज तक कोई वाइन पी ही नहीं, पीना तो छोड़ो उसने छूता तक नहीं है वो वाइन, लेकिन आप देखेंगे कई वाइन का वो ब्रांड एम्बेसडर रह चुका है या ब्रांड प्रमोशन के लिए उसको बुलाया जाता है, तो वो उसको वाइन पीते हुए दिखाते हैं, जबकि वो वाइन होती नहीं है। यही तो आम जनता को एक अंधेरगर्दी और गर्त में ले जाने की स्थिति होती है ना। आम जनमानस की साइकोलॉजी, आम जनमानस को कैसे मनोवैज्ञानिक रूप से पंगु बना के, मनोवैज्ञानिक रूप से उसको अपंग बना के, मनोवैज्ञानिक रूप से उसको कठपुतली बना के कैसे नचाया जाता है, ये देखिए। और ये मेरा मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है भाई। हमें एक दो सेलिब्रिटी मिले, एक बार मैं अपनी बात करूं तो मुझे एक बार वो बद्रीनाथ यात्रा में नवजोत सिंह सिद्धू मिले। चूँकि यात्रा में आसानी से मिल भी जाते हैं, तो मैंने कहा आप तो बहुत ज़्यादा ब्रांड के प्रमोशन होता है, थोड़ा मैंने उनसे बात की। फिर बाद में 4-5 मिनट बात करने के बाद उन्होंने कहा कि दरअसल वो प्रमोशन भी एक प्री प्लान्ड होता है, प्री स्क्रिप्टेड होता है, यानी ब्रांड का नाम तो होगा पर जो चीज़ें होंगी वो हम यूज़ करते नहीं हैं, वो कुछ और ही चीज़ें होती, सिर्फ ब्रांड का नाम होता है। लेकिन पर्दे पे लोगों को या टीवी स्क्रीन पे ऐसे दिखाया जाता है कि हाँ वो साहब वही वाइन पी रहा है या वही कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। तो इस प्रकार से जनता को भरमाया जाता है और आम जनता उसी झांसे में आती है, और फिर भेड़ चाल में किस प्रकार से यहाँ के संसाधनों की बर्बादी की जाती है। और अमेरिका और पश्चिमी देश यही नहीं रुकते हैं, वो अब मैं हरियाणा पंजाब का उदाहरण बता रहा हूँ या राजस्थान के, कई ज़मीनों का भूमिगत जल, वहाँ के आसपास की खेती तबाह हो चुकी है। अब पेप्सी को कोका कोला कंपनी का क्या है, वो तो भाग गई वहाँ से, वहाँ का प्लांट बंद कर दिया। उनके भारत में 100 प्लांट चल रहे हैं, एक प्लांट बंद भी हो जाएगा, कौन सा असर पड़ेगा। तो वहीं से उन्होंने बोरिंग मशीन से भूमिगत जल निकाला, उसको फिल्टर किया, उसमें कुछ स्प्रे करके सोडा अलाना फलाना कुछ डाल के, कहते हैं कि पेप्सी और ये जो बोतलें आपकी 30-30 रुपये में बिकती हैं, उनकी महज अगर उसमें लागत देखी जाए तो 2-4 रुपये से ज़्यादा नहीं बैठती, उसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है। यहाँ तक कि बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक कंपनियां जो दावा करती हैं कि हमने इसमें सेब डाल रखा है, एप्पल फ्लेवर है, फलाना फ्लेवर है, उसमें एप्पल रहता ही नहीं है, सिर्फ फ्लेवर ही रहता है, फिर भी लोग पीते हैं उसका, और खरबों, और ज़्यादातर कंपनियां विदेशी कंपनियां। तो भारत के बाजार, भारत दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। चीन के लोग अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें घर ही में बनाते हैं अधिकांश, तो भारत का तो पूरी तरह से बाजार पे निर्भर है भारत का उपभोक्ता। दूसरी बात यह है कि भारत में असली नकली चीज़ों की कोई फ़र्क नहीं है। भारत का बताते हैं कि जो 60% 70% मार्केट है वो नकली मिलावटी चीज़ों से ही भरा पड़ा है। आप कुछ भी खा रहे हैं, पहन रहे हैं, वो 60-70% नकली ही है। बड़ी बड़ी कंपनियां भी 2-3 प्रकार के माल उतारते हैं। जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं उनके लिए ओरिजिनल माल उतारते हैं, वो उनके क्षेत्रों में ओरिजिनल माल पहुंचाते हैं, और जो उनको आम नागरिक दिखते हैं उनके लिए वो ऐसी थर्ड क्वालिटी का माल पहुंचाते हैं। उनको पता है कि भारत में क्वालिटी की जांच होती नहीं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को मोटी रकम देते हैं वो लोग, और वो खरबों का इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत। उससे पहले तो गुपचुप तरीके से देते थे, अब तो सरकार ने, मोदी सरकार ने तो खुलेआम नियम बना दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के कानूनी रूप से मान्यता दे दी कि आप दे सकते हैं, और आरटीआई से भी ये पता नहीं चलेगा कि आखिर किसने इनको डोनेशन दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। अभी ये भी पता चला कि कोई बीफ
यानी गायों को काटने वाली और उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाली कोई बहुत बड़ी कंपनी थी, वो भारत और खाड़ी देशों में काम करती है, उसने कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी 300 करोड़ से अधिक का इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए डोनेशन दिए। अब ये तो एक प्रकार से गो गंगा रक्षा की बात करते हैं ना, वही लोग उनसे पैसा ले रहे। तो क्या हालात हैं, क्या चल रहा है इस देश में, कभी कभी समझ से आम आदमी के भी वही हाल है। क्योंकि मैं बता रहा हूं कि बदलाव तो आम आदमी ही करेगा, लेकिन आम आदमी की स्थिति यह है कि वो 1000 सालों तक गुलाम रहा, उसने तब बदलाव नहीं किया, तो अब क्या बदलाव करेगा वो। जब उसको मंगोलों ने, आपको पता है अगर आपने इतिहास पढ़ा है, चंगेज खान ने कई बार लूटा यहाँ। चंगेज खान के बाद कुबलई हुआ, कुबलई खान हुआ, उसने कई बार लूटा यहाँ। उसके बाद अरब से बहुत सारे लुटेरे आए, उन्होंने कई बार लूटा यहाँ। अफगान आए, तुर्क आए, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो महमूद गजनवी हो, महमूद गौरी हो, लूटते रहे उन्होंने। फिर अपने पिट्ठू भी बिठा दिए उन्होंने यहाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर अलाउद्दीन खिलजी से लेकर। उसके बाद डच यहाँ पे आए 16वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी में, उन्होंने कब्जा कर दिया गोवा से लेकर तमाम तटीय क्षेत्रों में। पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए। फ्रांसीसी ने तो एक बार दक्षिण भारत में ही पूरा कब्जा कर दिया था। उसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ कब्जा किया। तो भारतीय जनता तब भी खामोश रही, मौन रही। मैं बता रहा हूं, भारत का स्वर्णिम अतीत गुप्त काल के बाद ही खत्म हो गया था। और ज्यादा से ज्यादा राजा हर्षवर्धन के टाइम तक भारत का जो स्वर्णिम काल था, चाहे वो विज्ञान के रूप में हो, अर्थव्यवस्था के रूप में, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 100 और 80% जीडीपी पे कब्जा था भारत का। और वैज्ञानिक रूप से भारत इतनी तरक्की में था कि उस समय की धातुओं की बनी जो चीजें हैं उन पर आज तक जंग नहीं लगी। उस समय के जो दक्षिण भारत में युद्ध उठ चुके हैं। गुप्त काल के बाद तो भारत की स्थितियां बहुत खराब। हर्षवर्धन 6वीं 7वीं शताब्दी, लास्ट राजा हर्षवर्धन और पुलकेशियन द्वितीय थे दक्षिण भारत में, और उत्तर भारत में राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने काफी हद तक थाम रखा था। उसके बाद राजपूतों की आपसी लड़ाई ने बर्बाद करके रख दिया। 1192 में पृथ्वीराज की हार के साथ ही भारत में जो बिखराव भटकाव का दौर शुरू हुआ, आज तक फिर से भारत एकजुट एक मत होकर एक मंच पर नहीं आ पाया। वो भारतवर्ष, वो आर्यवर्त, वो बृहत्तर भारत की संकल्पना अधूरी रह गई, जो 1000 सालों तक गुलाम रहा। और आज की जनता तो लगता ही नहीं है, जिस भेड़ चाल में आज की जनता जी रही है, अब तो लगता ही नहीं है कि वो कोई बदलाव चाहती भी है। क्योंकि पहले विदेशियों के हाथों गुलाम रहना उसकी नियति बन चुकी थी, तो अब अपने देश के ही काले गुंडे बदमाशों और माफियाओं के हाथों गुलाम होना उसकी मजबूरी बन चुकी है या आदत ही बन चुकी है, आप जो चाहें वो कह सकते हैं। इसलिए वो न तो अमेरिका के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे अपनी नाराजगी दिखा सकता है या उपस्थिति दर्ज करवा सकता है, या संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद हो, कहीं भी भारत विश्व की नीतियों को पलटने में चीन रूस का जो हाथ है, अमेरिका का जो हाथ है, या पश्चिमी देशों का जो हाथ है, भारत ऐसी स्थिति में न तो 1947 में खड़ा था न आज खड़ा। ऐसी नौबत आई तो आई क्यों। भारत को कहते हैं कि प्राकृतिक और खनिज संसाधनों की दृष्टि से भारत दुनिया का सबसे रईस देश है, लेकिन उसके बावजूद भारत की स्थिति बहुत बदतर है। क्योंकि यहाँ प्राकृतिक विविधताएं, भौगोलिक विविधताएं जितनी यहाँ है किसी देश में नहीं है। खनिज संसाधन जितने यहाँ पे हैं उतने किसी देश में नहीं है। भौगोलिक और प्राकृतिक विविधताएं इतने कि दुनिया में हर प्रकार की फसल, हर प्रकार की खेती, हर प्रकार के फल फ्रूट भारत में हो सकते हैं, ऐसे किसी देश में नहीं हो। 4 ऋतुएं और 6 मौसम किसी देश में नहीं आते हैं, भारत में ही आते हैं भाई। और उसके बावजूद भारत की ये स्थिति बनाई तो बनाई किस, उसके लिए आम जनता भी जिम्मेदार है, जिसने पहले गुलामी सही तो आज अपने ही बीच से निकले हुए चंद गद्दार और चंद नालायकों और चंद माफियाओं की गुलामी को सहना ही उसने अपनी आदत या नियति बना दी है। वो बदलाव चाहती नहीं। इसलिए भारत में पिछले 1000 सालों से स्थितियां ऐसी 1192 में पृथ्वीराज चौहान के बाद से भारत में जो बिखराव और भटकाव का दौर शुरू हुआ, आज भी उसी राजनीतिक विकल्पहीनता और राजनीतिक शून्यता के उसी चौराहे पे भारतीय जनता आज भी खड़ी है, लाचार, बेबस या नतमस्तक माफियाओं के साथ।
उस समय बाहर से आए हुए आक्रमणकारियों और लुटेरों के सामने भारतीय जनता बेबस थी, मजबूर थी, नतमस्तक थी। और आज अपने बीच से निकले ही चंद गद्दार लुटेरों, बदमाशों और माफियाओं और अपराधियों के आगे लाचार और बेबस है। तो वैश्विक व्यवस्था में भारत टिकता तो टिकता कहां, ठहरेगा तो ठहरेगा कहां भारत? कैसे भारत, जिन देशों में क्रांतियां हुई, चाहे चीन में 1949 में हुई, रूस में 1917 में हुई, फ्रांस में हुई, पश्चिमी देशों में हुई, अमेरिका में 1779 में हुई, उन देशों ने बहुत तरक्कियां की और उन क्रांतियों को आम जनता ने ही शुरू किया था। भारत में 1857 की क्रांति अगर आप इतिहास पढ़ें तो उसमें भी जनता मूक दर्शक बनी रही। चंद जमींदारों और चंद राजाओं द्वारा लड़ी हुई थी, वो भी चंद थे वो, क्योंकि आधे तो अंग्रेजों के साथ गलबैयां मिलाए खड़े थे। तो ऐसे में भारत का भविष्य क्या होगा, सोचने वाली बात। तो भारत हो चाहे दूसरी दुनिया के देश हैं, अमेरिका की नज़र हमेशा वो बहाना तो लड़ाई का करता है, लड़वाता है, उनको गृह युद्ध करवाता है या दो देशों को लड़वाता है, लेकिन असल उसका उद्देश्य वही होता है कि उनके प्राकृतिक संसाधनों, उनके खनिज संसाधनों, वहाँ के पेट्रोलियम, वहाँ के मैन पावर को कब्जाया जाए, उसको लूटा नोचा और खसोटा जाए और अपने देश को समृद्ध किया जाए, सुपर पावर बनाया जाए, वहाँ के उपभोक्ता बाजार को भी कब्जाया जाए और वहाँ अपने हथियारों की बिक्री भी की जाए। यानी एक तीर से कई निशाना लगाना, ये नीतियाँ। तो वही चीज़ें अब यूक्रेन, अब आप बात आती है यूक्रेन रूस युद्ध में भारत अमेरिका को या पश्चिमी ताकतों को क्या इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट उनका ये है कि पहले तो वो रूस को नहीं चाहते हैं कि रूस फिर से उभरे उस रूप में। खासकर व्लादिमीर पुतिन का जो एक महाभियान है, मेगा प्रोजेक्ट है या मेगा मिशन है, क्योंकि रूस को पुनर्जीवित करना और सोवियत संघ, शीत युद्ध के सोवियत संघ वाले स्वर्णिम दौर या स्वर्णिम अतीत को दोहराने वाली स्थिति में पहुंचाना, अमेरिका ये होते हुए देखना नहीं चाहता, पहली बात। दूसरी बात, रूस के जो पड़ोसी देश हैं वो स्ट्रेटेजिक रूप से मिलिट्री और डिफेंस के रूप में महत्वपूर्ण है ही। यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन में पेट्रोलियम उत्पादन तो है ही है। यूक्रेन में सबसे ज़्यादा रिफाइन ऑयल जिसका यूज हम करते हैं, सोयाबीन का तेल, डेयरी प्रोडक्ट, दूध उत्पादन, दुनिया के सबसे टॉप क्लास मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन में यूक्रेन का जो शुमार होता था वो दुनिया के टॉप देशों में होता था। वो तो जेलेंस्की की मति मारी गई कि जेलेंस्की उनके झांसे में आके अपने देश को बर्बादी की कगार पे ले गया। लेकिन आपको जान के तैजुब होगा कि रूस यूक्रेन में जो प्रति व्यक्ति आए हैं वो तकरीबन 17 लाख या 20 लाख के आसपास थी प्रति व्यक्ति आए, जो भारत से लगभग 8 गुना 10 गुना ज़्यादा है। कल्पना कर सकते हैं कितना संपन्न था यूक्रेन। यूक्रेन विकसित देशों में शुमार होता था। तो यूक्रेन के माध्यम से पहले अमेरिका ने क्रीमिया और चेचन्या के माध्यम से, अजरबैजान के माध्यम से रूस को कमजोर करने की स्थिति की, रूस में गृह युद्ध करवाए। जब वो कामयाब नहीं हुआ तो उसने फिर यूक्रेन को हथियार बनाया। अब रूस यूक्रेन युद्ध से एक तो हथियारों की बिक्री बढ़ गई, अमेरिका की जो कंपनियां थी, दूसरा यूक्रेन के संसाधनों में, यूक्रेन में भी पिट्ठू सरकार बिठा के अमेरिका यही चाहता है कि यूक्रेन में जो तमाम संसाधन है उन पे उनकी कंपनियों का कब्जा हो। ईरान में भी अमेरिका का युद्ध करने का उद्देश्य कोई परमाणु बम कुछ है नहीं, उसका एक ही उद्देश्य है कि अरब और खाड़ी देशों में, सारे देशों में उसकी कंपनियां बैठी हुई हैं। इराक में नहीं थे तो उन्होंने सद्दाम हुसैन को वहां से मरवा दिया। लीबिया में कर्नल गद्दाफी जब तक रहा उसने घुसने नहीं दिया, या अपनी शर्तों पे कहा उसने कि तुम हमारी शर्तों पे हमारे यहाँ काम करोगे, तुम्हारी कंपनी, तो उन्होंने कर्नल गद्दाफी को ही मरवा दिया। मिस्र में होस्नी मुबारक थे वहाँ के राष्ट्रपति, जो 30 सालों से वहाँ पे थे। उन्होंने वो 2010 से पहले जो वहाँ पे जैस्मिन क्रांति का नाम दिया गया, ट्यूनीशिया, मिस्र में, लीबिया में, होस्नी मुबारक को भी मरवा दिया गृह युद्ध करवा के। ट्यूनीशिया में वो काम किए गए, रवांडा, युगांडा, अल्जीरिया, सूडान देशों में वो काम करवा के वहाँ सारी अपनी कंपनियाँ उतारी गई। सऊदी अरब, कुवैत से लेकर इराक में सारी, सिर्फ ईरान ही एक ऐसा देश है जो दुनिया में पेट्रोलियम का तकरीबन 13-14% उत्पादक है और 20% तेल उसी के जलमार्ग से जाता है।
जो पर्शियन समुद्र है वहाँ पे, जिसको गल्फ वो भी कहते हैं, वो अरब सागर को जोड़ने वाला जो लगभग 30 किलोमीटर चौड़ाई रह जाती है वहाँ पे, जो होमरूज जल डमरू है वो उस पे एक प्रकार से चीन वो उसी की जल सीमा में आता है, ईरान की। तो अमेरिका चाहता है कि या तो ईरान उसके सामने समझौता कर ले और उसकी कंपनियां वहां काम करें, वहां जो जल मार्ग से व्यापार हो रहा है उस पर भी अमेरिका की पकड़ हो, वहां के पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 1990 के दशक में एक समझौता हुआ था, भारत को भी नेचुरल गैस आ रही थी ईरान से, वो पाकिस्तान होके आनी थी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान में भी होना था, अफगानिस्तान में भी होना था और भारत में भी होना था। अगर वो गैस पाइपलाइन का निर्माण कार्य शुरू भी हो गया था, अगर वो पाइपलाइन आ जाती तो भारत को सस्ती गैस मिल जाती, फिर पाकिस्तान को भी अफगानिस्तान को। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच जो संबंध खराब हुए उसके बाद वो गैस लाइन का जो काम लगभग 10% हो गया था, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो ईरान में गैस भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, चाहे एलपीजी हो। तो अमेरिका की नज़र उस पर भी है, लेकिन वो उसको अभी तक झुका नहीं पाया। और भारत की स्थिति क्या है, तो भारत में तो अमेरिका, भारत के उपभोक्ता बाजार को अमेरिका ने अमेरिकी बहुत सारी कंपनियां हैं यहाँ पे, यूरोपियन यूनियन की बहुत सारी कंपनियां हैं यहाँ पे। मैं बता रहा हूँ बहुत सारी डैम प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उनकी कंपनियां बना रही हैं भाई। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक से लेकर फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट से लेकर, हिंदुस्तान यूनिलीवर से लेकर, जो आप वो कहते हैं ना, नाम तो उसका हिंदुस्तान यूनिलीवर है लेकिन कंपनी यहाँ की नहीं है वो, जो बहुत सारे ट्रेडर वो टूथपेस्ट से लेकर और पता नहीं कितने सारे ब्यूटी प्रोडक्ट बनाती है। ऐसे ब्यूटी हर्बल प्रोडक्ट से लेकर, रेयर अर्थ मैटर से लेकर, खनिज धातुओं के उत्खनन से लेकर, अमेरिका की बताते हैं यहाँ पे कि तकरीबन जो बड़ी कंपनियां, 3000 कंपनियां अमेरिका की भारत में कार्यरत हैं, जिन्होंने यही प्लांट लगा रखा है। और उनके क्या हालात हो कि वो भोपाल गैस त्रासदी कांड आप देख सकते हैं, जो विश्वनाथ और राजीव गांधी के टाइम पे हुआ था। उस समय वो कैसे यूनियन कार्बाइड के जो मालिक थे जेम्स एंडरसन, वो बिल्कुल खुलेआम भाग गए थे वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से, बिल्कुल सूटकेस डाल के। ये भारतीय सुरक्षा एजेंसियां कुछ नहीं कर पाई, बस टाटा बाई बाई करके, और यहाँ हजारों लोग क्यों मरवा के चले गए। उनकी भी कंपनी थी यहाँ पे। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो अमेरिका ऐसा क्यों करता है, ये हमने आज आपको एक एनालिसिस, एक समसामयिक विश्लेषण हमने वो किया, करंट अफेयर्स, करंट जो वो था एनालिसिस था इस मुद्दे पे कि अमेरिका ऐसा क्यों चाहता है। क्यों, एक तो वो दुनिया की महाशक्तियों को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है, पहली बात। दूसरा, वो अपने हथियारों की बिक्री बढ़ाना चाहता है। तीसरा, वो दूसरी और तीसरी दुनिया के उपभोक्ता बाजार को भी कब्जाना चाहता है, उनमें हथियारों की बिक्री भी बढ़ाना चाहता है, उनके खनिज संसाधनों, उनके प्राकृतिक संसाधनों को भी कब्जाना चाहता है, वहाँ से सस्ते मैन पावर को। अमेरिका में मजदूरी, सबसे कम मजदूरी जो है वो तकरीबन $600-700 है। अब आप कल्पना करो, यहाँ के $100 का मतलब अमेरिका के 60 रुपये, यहाँ के 60 रुपये, वहाँ के $100 अमेरिका के, यहाँ के 60 रुपये। अब आप लगा लो $700, मतलब वहाँ का मजदूरी 50-60 हज़ार रुपये वेतन पाता है, सबसे कम। और जो जोखिम वाले कार्य हैं उसमें तो न्यूनतम $1800 $2000 है। अब आप लगा लो, यहाँ के एक प्रोफेसर की उतनी वेतन होती है, वो लगभग 1.5 लाख 2 लाख तक। वहाँ जो जोखिम वाले कार्य हैं उसमें जो मजदूर हैं वो 2 लाख वेतन पाते हैं पर मंथ। और वहाँ पे जो इंजीनियरिंग और उसमें जुड़े हुए इंजीनियर हैं अमेरिका में, वो मंथली 2 लाख 3 लाख 4 लाख तक वेतन पाते हैं, 10-10 लाख तक वेतन पाते हैं। और भारत में वो महज, भारत में प्लांट लगाओ तो भारत में इंजीनियर तक 20,000 30,000 में उपलब्ध हो जाते हैं। भारत में लेबर तक 20,000 15,000 में मिल जाती है। भारत में मैन पावर, एक स्किल्ड मैन पावर भी 50-60 हज़ार में मिल जाता है। तो सब मुनाफा ही मुनाफा हो, तो मुनाफे की इस बैतरणी में कोई पश्चिमी महाशक्ति क्यों नहीं हाथ धोना चाहेगी। तो वही होता है कि निशाना कुछ और होता है, मिशन कुछ और होता है, ठिकाना कुछ और होता है, मंतव्य कुछ और होता है।
और ये खेल इसीलिए खेले जाते हैं पर्दे के पीछे से, पर्दे के आगे से भी, और इसीलिए कहीं नकाब पे नकाब और मुखौटे पे मुखौटे ओढ़ के असली चेहरा न तो दिखता है और असली उद्देश्य न बताए जाते हैं। लेकिन असली उद्देश्य हम आपको बता रहे हैं, इस जो हमने समसामयिक आपको विश्लेषण किया कि आखिर अमेरिका क्यों चाहता है कि दुनिया में हमेशा लड़ाई भिड़ाई रही। उसके अपने लॉबी के देशों में नहीं, यूरोपियन यूनियन में कहीं लड़ाई होती है। आज की डेट में बात करें, हॉलैंड, इटली, जर्मनी, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, कनाडा, अमेरिका, बेल्जियम, ब्रिटेन, होता है कहीं गृह युद्ध हुआ, कहीं दो देश लड़े कहीं आपस में। जो यूरोपियन यूनियन के 28 देश हैं और नाटो कंट्रीज के 33 देश हैं, उनमें कहीं लड़ाई भिड़ाई होती है कभी क्या? लेकिन अन्य देश, दूसरी दुनिया के अर्ध विकसित और विकासशील देशों में लड़ाई भिड़ाई होती है, गृह युद्ध, सब कुछ होता हुआ, और उसके पीछे अमेरिका का ही हाथ है। तो क्यों करवाता है अमेरिका और पश्चिमी देश ऐसे, वो भी हम आपको बता चुके हैं। और ये आज से नहीं, ये जब से वहाँ पुनर्जागरण हुआ और औद्योगिक क्रांति हुई 17वीं 18वीं शताब्दी से उन्होंने यही काम किए। पहले उन्होंने उपनिवेश बनाया हम ऐसे बहुत सारे देशों को, और अभी भी उन्होंने परोक्ष रूप से उपनिवेश ही बना रखा है हमको। अभी भी हम उनके सब प्रकार से उन्हीं पे डिपेंड हैं, हम उनकी शर्तों पे, उनके रहमो करम पे, उनके सामने बेबस, लाचार और मजबूर होके, नतमस्तक होके हमें खड़ा रहना हमारी मजबूरी है, या हमारे नेताओं ने, हमारे सत्ता सियासतदानों ने, उनके रहनुमाओं ने, कारिंदों कारकुनों ने, राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं ने ही देश को उस अंधेरगर्दी के और उस बर्बादी के उस मोड़ पे पहुंचा दिया है कि जहां से अब आम जनता को भी समझ में नहीं आता थे जाएं तो जाएं कहां। और ये लोकतंत्र किसके लिए है, कैसा लोकतंत्र है, संविधान किसके लिए है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है, और ये राजनीति किसके लिए है। तो दोस्तों अभी चलते चलते थोड़ा लाइट भी चली गई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। और सोचिए समझिए जरूर, परखिए, क्योंकि अगर आज नहीं समझे तो ये भेड़ चाल भी हमें कहाँ ले जाएगी। अगर हम परिवर्तन की डगर पे तेजी से आगे एकजुट एकमत होके नहीं बढ़े तो आने वाले समय में हालात और दुश्वारियां, चुनौतियां कितनी बढ़ेंगी, इसका अंदाज़ा लगा के काफ़ी एक डरावनी तस्वीर बनती है। लेकिन बदलाव की संभावनाएं हमेशा रहती है, लेकिन एक सीमा तक, एक स्थितियां रहती हैं। क्योंकि अगर आपने कहते हैं ना कि सब कुछ खो के भी खोया तो क्या खोया, सब कुछ खो के भी पाया तो क्या पाया, क्योंकि तब पाने और खोने की कोई स्थितियां रह ही नहीं जाती हैं, कहीं ऐसी स्थिति में हम लोग न पहुंच जाएं। तो इसलिए अभी समय है, मौका है। वैश्विक हालात जो हैं उनका प्रभाव भारत पे भी पड़ रहा है, लेकिन भारत को आत्मनिर्भर स्वावलंबी बन के अमेरिका की रणनीति हो चाहे अन्य देशों की रणनीति हो, उसके पिछलग्गू बनने के बजाय उसकी बराबरी में कैसे खड़े होना है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि भारत 1950 में भी वैसे ही था, वो कभी अमेरिका के पीछे खड़ा रहा, कभी सोवियत संघ के पीछे खड़ा रहा पिछलग्गू बन के, कभी उसको मजबूरी में चीन के पीछे खड़ा होना पड़ता है। लेकिन भारत के पास सब कुछ होने के बावजूद वो एक विश्व लीडर के रूप में क्यों नहीं उभर पाता है? उसके पास मैन पावर सबसे ज़्यादा है, यूथ मैन पावर सबसे ज़्यादा, उसके पास भौगोलिक संसाधन, भौगोलिक विविधताएं सबसे ज़्यादा हैं, उसके पास प्राकृतिक संसाधन, खनिज संसाधन सबसे ज़्यादा हैं। फिर भी भारत लीडर की भूमिका में क्यों नहीं आया, वैश्विक ताकतों की भूमिका में क्यों नहीं आया? जो भारत गुप्त काल में दुनिया के जीडीपी का 90% पे कब्जा था, जिस गुप्त काल में, मौर्य काल में, वैदिक काल में भारत खनिज संसाधनों से लेकर रिनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे आगे था, जिस चोल, पांड्य और चेर राज्यों ने युद्धपोत अमेरिका ने अब 16वीं 17वीं शताब्दी में बनाए, वो युद्धपोत उसी समय बना दिए थे। जिस भारत का विजय पताका जावा, कंबोडिया, सुमात्रा से लेकर और अफगानिस्तान, यूनान तक फहराया करता था, आज उस भारत की ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि उसको वैश्विक ताकतों में डामाडोल स्थिति में रहना पड़ रहा है, और उनके दबाव में कभी अमेरिका के साथ और पश्चिमी ताकतों के साथ खड़े, मजबूरी में खड़ा होना पड़ रहा है, तो कभी चीन, रूस और तमाम अन्य देशों के साथ।
और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से भारत के साथ एक देश भी खड़ा नहीं रहा, पाकिस्तान के साथ तो ओपनली तुर्की था जिसने सार्वजनिक रूप से कहा कि हम पाकिस्तान को पूरी मदद देंगे, अजरबैजान था, चीन था और पर्दे के पीछे से अमेरिका और अन्य देश भी थे। भारत के साथ एक देश भी खड़ा नहीं था। ये क्या साबित करता है? जो हमने पिछले 10 सालों में अरबों खरबों रुपये विदेश नीति पर खर्चे किए, विदेश यात्राओं और पश्चिमी देशों की सबसे ज़्यादा यात्राएं की गई, वो अरबों खरबों रुपये क्यों खर्च किए गए, उसका क्या आज रिजल्ट, उनका परिणाम क्या निकला? यही ना भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे अलग थलग ही नहीं किया गया, बल्कि अब भारत के राजनेताओं से मिलने से भी परहेज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और पश्चिमी देश के लोग, चाहे वो कनाडा के हों, चाहे वो ब्रिटेन के हों। जिन मंचों पे भारतीय प्रधानमंत्री या भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री की उपस्थिति है, वो उन मंचों से भी दूरियां बना रहे हैं। आप G20 की बैठक में आपने देखा होगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब भी जल्दी यहाँ से निकल गए थे, ऐसे आए कि बस वो चाय नाश्ता करने आ रखे हैं, उसके बाद वो तुरंत वियतनाम और कंबोडिया पता नहीं कहाँ निकल गए। वहाँ 3 दिन रहे वो बकायदा, भारत में वो 1 दिन नहीं रुके। कनाडा के राष्ट्रपति तो G20 के जो भारत में वो हुआ, एक डेक्लेरेशन होता है ना, एक घोषणा पत्र होता है, संयुक्त घोषणा पत्र, उस समय सारे राष्ट्राध्यक्ष खड़े रहते हैं। उस समय न तो जो बाइडन खड़े थे और न ही उस समय कनाडा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे, वो भी खड़े नहीं थे। वो भी एक होटल में ठहरे थे, 5 स्टार होटल में, जिसका सारा खर्चा भारत ने उठाया। अरबों खरबों रुपये G20 की बैठकों पे खर्चे किए गए यहाँ भारत में। सारे जो 5 स्टार होटल थे वो बुक किए गए और उसका सारा पैसा भी भारत ने ही चुकाया। लेकिन वो मंच पे भारत के नेताओं से ही आज दूरियां बना रहे हैं। तो ये स्थितियां तभी बनती हैं जब कहीं ना कहीं कुछ कमियां, कमजोरियां और मजबूरियां रह जाती हैं। उसके लिए भारतीय जनता को भी जागना पड़ेगा, भारतीय डिप्लोमेटिक और राजनीति को भी शुद्ध, स्वच्छ और पारदर्शी राजनीति करनी पड़ेगी। तभी जाके भारत आत्मनिर्भर स्वावलंबी बन के विश्व मंच पर खड़ा होगा और वैश्विक ताकतों की कठपुतली और पिछलग्गू बनने के बजाय वो खुद एक वैश्विक ताकत होगा, एक ऐसी ताकत जो विश्व के नियम कानूनों को, विश्व की नीति नियामक और तमाम रणनीतिक रूप से, सामरिक रूप से तमाम चीज़ों पर अपना प्रभाव डाले, उनको बदलने की कुव्वत रखता हो। हमें ऐसा भारत चाहिए और ऐसा स्वर्णिम इतिहास चाहिए जैसे गुप्त काल, मौर्य काल या वैदिक काल में भारत का था, जो सभी मोर्चों पे एक सशक्त भूमिका में था। ऐसा भारत हमें चाहिए। लेकिन ऐसा भारत के रास्ते में जो चुनौतियां, दुश्वारियां हैं, वो हमारे राजनेताओं, राजनीतिक पार्टियों और राजनीति की, दलगत राजनीति की, क्षुद्र राजनीति की तो है ही। आम जनता जनार्दन भी, खामोशी भी काफ़ी डरावनी है। उसके लिए आम आदमी और आम जनता की खामोशी की जो चादर ओढ़ के बैठी हुई है पिछले 1000 सालों से, तो उस जनता का भी जो स्थितियां हैं वो भी डामाडोल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। एक और वीडियो एपिसोड में जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।